तो आज का हमारा टॉपिक है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू सिस्टम ऑफ चार्जेस। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास एक चार्ज नहीं होगा, हमारे पास कई सारे चार्ज होंगे। जैसे मान लिया एक चार्ज यहाँ होगा Q1, यहाँ पे एक चार्ज होगा मान लिया Q2, इस तरीके से यहाँ पे एक चार्ज होगा Q3, और भी चार्ज हो सकते हैं Q4। ठीक है, तो इन सारे चार्जेस की वजह से मान लो इसकी वजह इनके बीच की जो डिस्टेंस है वो R1 है, इनके बीच की जो डिस्टेंस है मान लिया R3 है, इनके बीच की जो डिस्टेंस है मान लिया R2 है, और इनके बीच की जो डिस्टेंस है वो R4 है मान लिया। इन सारे चार्जेस की वजह से कोई एक पॉइंट होगा कहीं पर, ठीक है, मान लिया यहाँ पे पॉइंट होगा, मान लिया यहाँ पे पॉइंट होगा, कोई पॉइंट वो होगा जिसके ऊपर पोटेंशियल हमको बताना होगा, इस पॉइंट पर पोटेंशियल बताना होगा इन सिस्टम ऑफ चार्जेस से। तो तरीका क्या होगा? देखो तरीका बड़ा सिंपल है, हम लोगों को तो पोटेंशियल का फॉर्मूला वही बताया, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज। तो हमें पहले इस पॉइंट से पॉइंट चार्ज से निकालना पड़ेगा पोटेंशियल, फिर इस पॉइंट चार्ज से निकालना पड़ेगा, फिर इस पॉइंट चार्ज से निकालना पड़ेगा, फिर इस पॉइंट चार्ज से निकालना पड़ेगा। जो भी रिजल्ट आएगा उसको लास्ट में ऐड कर लेंगे, वो हमारा नेट पोटेंशियल होगा बस। उसके लिए हमको यहाँ से डिस्टेंस चाहिए, इसका जो भी डिस्टेंस होगा मान लो A1, फिर हमको इसका डिस्टेंस चाहिए मान लो A2, फिर हमको इसका डिस्टेंस चाहिए मान लो A3, फिर इसका डिस्टेंस चाहिए मान लो A4। तो इनके आपस के डिस्टेंस से हमको कोई लेना देना नहीं है, हमको डिस्टेंस चाहिए उस पॉइंट से जिस पॉइंट पर हमको पोटेंशियल बताना है। ठीक है, तो तरीका वही है, सिंपली हमको इनको बारी बारी से इनका पोटेंशियल निकालना है। जैसे इसका हमको इसकी वजह से पोटेंशियल यहाँ पे निकालेंगे मान लो V1, इसकी वजह से निकालेंगे मान लो V2, इसकी वजह से निकालेंगे मान लिया V3, इसकी वजह से निकालेंगे मान लिया V4। तो लास्ट में इनको क्या करना है, ऐड कर लेना बस, क्योंकि आपका पोटेंशियल जो है वो स्केलर क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी नहीं है, तो हमें डायरेक्शन से इसमें कोई लेना देना है नहीं। एक क्वेश्चन देखते हैं इसके बेसिस पर। ठीक है, मान लिया हमारे पास एक स्क्वायर है, स्क्वायर की शेप से ही देखते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर मान लिया प्लस Q है, यहाँ पर हमने मान लिया प्लस 2Q है, यहाँ पे मान लिया हमने माइनस, यहाँ पे मान लिया माइनस 2Q है, यहाँ पे मान लिया हमने माइनस Q है। ठीक है, इस स्क्वायर की साइड A है तो इसकी सारी साइड A ही होंगी क्योंकि ये स्क्वायर है। इसके सेंटर में कोई पॉइंट है, उस पॉइंट पर हमको पोटेंशियल बताना है। ठीक है, यहाँ पे एग्जैक्टली कोई पॉइंट O है जिस पर हमको पोटेंशियल फाइंड आउट करना है। क्वेश्चन हमारा यही है, फाइंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल या पोटेंशियल डिफरेंस एट O। PD मतलब पोटेंशियल डिफरेंस, उस पर हमको पोटेंशियल डिफरेंस बता लेंगे। सबसे पहले प्लस Q चार्ज से हमको पोटेंशियल निकालना पड़ेगा यहाँ पर, फिर माइनस Q से निकालना पड़ेगा, फिर प्लस 2Q से निकालना पड़ेगा, फिर माइनस 2Q से निकालना पड़ेगा, बस इतना ही करना है। तो पहले तो हम लोग प्लस Q से निकालते हैं। फॉर्मूला हमारे पास वही है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और प्लस Q से निकाल लें तो प्लस Q लेंगे डिवाइड बाई डिस्टेंस। ये डिस्टेंस हमें चाहिए। इस डिस्टेंस के बारे में हम लोग बात कर चुके हैं, पीछे हम लोगों ने बात की है कि इसकी वैल्यू होती है A/√2। ये आधा डिस्टेंस होता है, पूरी लेंथ होती है A√2, और इसको आधा करोगे तो A/√2 आ जाएगा। तो ये डिस्टेंस हमारा है A/√2, √2 ऊपर चला जाएगा। इसी तरीके से हमें V2 निकालना पड़ेगा, तो V2 माइनस चार्ज की वजह से निकाल लेते हैं, तो हमें माइनस आगे लगाना पड़ेगा, तो हो जाएगा -1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन डिस्टेंस। तो डिस्टेंस वही रहेगा A/√2। ठीक है, इसी तरीके से V3 निकाल लेते हैं, तो
तो V3 की वैल्यू 1/4πε0 V3 हम निकाल रहे हैं +2q चार्ज से। ये जो +2q चार्ज है इसकी वजह से जो पोटेंशियल होगा उसको हम V3 बोल रहे हैं। उसकी वैल्यू हो जाएगी 2q अपॉन डिस्टेंस, डिस्टेंस वही होगा a/√2। फिर V4 निकाल लेते हैं। V4 की वैल्यू, V4 मतलब -2q की वजह से, तो 1/4πε0, और क्योंकि ये माइनस का 2q है इसलिए यहाँ पे माइनस लगा लेते हैं, तो 2q अपॉन a/√2 √2 पे चला जाएगा। तो हमें तीनों मिल गए। अब हमें नेट निकालना है तो क्या करना है, तीनों को ऐड कर लेना है, यानी V1 + V2 + V3 + V4 कर लेना है। तीनों को ऐड करेंगे हम लोग। तो तीनों को अगर हम ऐड करेंगे तो ध्यान से देखें अगर हम लोग, तो V1 और V2 की वैल्यू सेम है। देखिए यहाँ जो वैल्यू आई है वही वैल्यू V2 में आई है, एग्जैक्ट सेम है, बस यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे प्लस है। इसका मतलब V1 और V2 एक दूसरे के अपोजिट हैं, तो वो तो कैंसिल हो जाएंगे। चलो लिख लेता हूँ, 1/4πε0 q अपॉन a/√2। इसी तरीके से V2 की वैल्यू मेरे पास आई है -1/4πε0 q अपॉन a/√2। ठीक है। V3 की वैल्यू मेरे पास देखिए क्या आई है, V3 की V4 की वैल्यू सेम है, तो V3 की वैल्यू आई है +1/4πε0 2q/a/√2, √2 ऊपर चला जाएगा। फिर V4 की वैल्यू मेरे पास आई है नेगेटिव की 1/4πε0 2q/a/√2, तो √2 ऊपर चला जाएगा। अब देखिए ये इससे कैंसिल हो गया, ये इससे कैंसिल हो गया, हमारे पास टोटल वैल्यू कितनी आ गई, 0। बस इतना ही करना है, हमें और कुछ नहीं करना। नेट पोटेंशियल हमारा आ गया, पोटेंशियल डिफरेंस। अच्छा, इसी को करने का एक और तरीका है जो आपको हम बताना चाहते हैं, आप याद रखेंगे, आपका क्वेश्चन आसान हो जाएगा। जैसे मान लीजिए मेरे पास ये स्क्वायर था, ठीक है। यहाँ पर प्लस का q था, यहाँ पर माइनस का q था, यहाँ पे प्लस का 2q था, यहाँ पे माइनस का 2q था, और हमें बताना था बिल्कुल सेंटर पे पॉइंट था, पॉइंट O, यहाँ पे हमको पोटेंशियल डिफरेंस बताना था। ठीक है। अब देखिए पोटेंशियल डिफरेंस बताने का एक और तरीका है। क्या तरीका, देखिए फॉर्मूला हमारे पास क्या था, 1/4πε0, बस यहाँ पे आप हम लोग हमेशा लिखेंगे नेट Q, जितना भी नेट Q होगा वो लिखेंगे, डिवाइड बाय डिस्टेंस, जो भी डिस्टेंस होगा तो उसको फिलहाल के लिए मान ले देते हैं। बस ये फॉर्मूला याद रखेंगे, लेकिन ये फॉर्मूला सिर्फ तभी एप्लीकेबल है इफ़ द डिस्टेंस ऑफ all the charges is same। ठीक है, अगर सारे के सारे चार्ज से उस पॉइंट का डिस्टेंस सेम है जिस पर हमको पोटेंशियल डिफरेंस बताना है। जैसे देखिए प्लस q चार्ज का पॉइंट O से डिस्टेंस कितना था, a/√2, प्लस 2q चार्ज का डिस्टेंस कितना था, a/√2, इसका कितना था, -2q का कितना था, a/√2, प्लस -q का कितना था, a/√2, सबका सेम है। तो सबका सेम है तो हम सीधे सीधे लिख देंगे v = 1/4πε0, और नेट q लिखना है, यानी कि सारे चार्जेस को आप ऐड कर लीजिए, प्लस का q, प्लस का 2q, माइनस q, माइनस का 2q। ठीक है, ये नेट चार्ज हो गया, डिवाइड बाय डिस्टेंस, डिस्टेंस हमारा था a/√2, तो a/√2 ऊपर चला गया, तो माइनस का q, प्लस का q गया, प्लस का 2q, माइनस का 2q गया, तो ये कितना हो गया, 0, यानी ये इस तरीके से हो गया 1/4πε0 0 टाइम्स √2/a, तो 0 को किसी से भी मल्टीप्लाई करोगे क्या आ जाएगा, 0, तो हमारा ये आंसर 0 आ गया, जैसे ऊपर आया था। लेकिन ये सिर्फ तभी अप्लाई करते हैं जब डिस्टेंस सेम हो, तो डिस्टेंस सेम होना चाहिए। तो ये आगे के क्वेश्चन में ध्यान रखिएगा, कभी भी ऐसा क्वेश्चन मिले जिसमें हर एक चार्जेस का डिस्टेंस सेम है तो आप नेट पोटेंशियल डिफरेंस इस तरह से निकाल सकते हैं। इसी में अगर हम क्वेश्चन को ऐड कर दें, बढ़ा दें, क्या बढ़ा दें, देखिए ये हमारा स्क्वायर था,
इस तरीके से, ये साइड ए थी, प्लस का क्यू था इधर, प्लस का 2q मेरे ख्याल से इधर था, माइनस का 2q इधर था और माइनस का q इधर था। एग्जैक्टली मिड पॉइंट पे हमें पोटेंशियल डिफरेंस बताना था। ठीक है, यहाँ पे हमें पोटेंशियल डिफरेंस बताना। अब इसी की जगह पे क्वेश्चन बदला जा सकता है, ये फाइंड वर्क डन बाय द चार्ज Q when bring it from infinity to point O। ठीक है, क्या बोला गया है, हमारे पास कोई Q चार्ज है, मान लो ये Q चार्ज है, इसको कहाँ से लेकर आना है, इन्फिनिट से लेकर आना है। कहाँ पे लेके आना है, इस पॉइंट O पर लेके आना है। तो इस पॉइंट O पर ले जाने पर उसको कितना वर्क डन करना पड़ेगा वो हमें निकालना। अब समझिए हमारी पोटेंशियल डिफरेंस की या पोटेंशियल की डेफिनेशन क्या थी, वर्क डन बाय द चार्ज, यही तो था, वर्क डन बाय द चार्ज। कहाँ से कहाँ तक, इन्फिनिट से उस पॉइंट तक जिस पॉइंट पे उसको ले जाना है। मान लो पे पॉइंट ए पर ले जाना था तो इस तरीके से हम लोग लिख सकते हैं। यहाँ पे हमको किस पे ले जाना है, पॉइंट ओ पर ले जाना है, तो पॉइंट ओ पे लिखेंगे। तो हमारा ये पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो पॉइंट ओ का है। ठीक है, तो पॉइंट ओ का पोटेंशियल डिफरेंस अगर हमें मालूम हो जाएगा तो हम यहाँ से वर्क डन निकाल सकते हैं इस फॉर्मूले में मॉडिफिकेशन करके, इस तरीके से कि वर्क डन बाय द चार्ज इज इक्वल टू पोटेंशियल एट दैट पॉइंट इनटू चार्ज। बस हमें वर्क डन मिल जाएगा। तो हमें क्या मालूम होना चाहिए, हमें पोटेंशियल मालूम होना चाहिए, और पोटेंशियल हम लोग निकाल चुके हैं पीछे। ठीक है, हम लोगों ने पोटेंशियल निकाला, कितना आया था 0, तो वर्क डन कितना आएगा 0। तो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग वर्क डन आ जाएगा 0, क्योंकि ये 0 है और उसको चार्ज Q से मल्टीप्लाई करेंगे तो मेरा वर्क डन आ जाएगा 0। ये हमारा आंसर हो गया इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। ठीक है, ज़रूरी नहीं कि 0 है, क्योंकि जहाँ पे पोटेंशियल होगा, पोटेंशियल डिफरेंस होगा, वहाँ पे वर्क डन होगा, और उस पोटेंशियल डिफरेंस की आप वैल्यू रखेंगे और उस चार्ज को मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको वहाँ का वर्क डन मिल जाएगा। ठीक है, तो ऐसा भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है आज का इक्विपोटेंशियल सरफेसेस। इक्विपोटेंशियल सरफेसेस, अब देखो भाई नाम से लग रहा है ऐसे सरफेस जिसके हर एक पॉइंट का पोटेंशियल सेम हो, तो बस इसकी डेफिनेशन भी वही है। अ सरफेस which has same potential difference, और पोटेंशियल डिफरेंस ना लिख के पोटेंशियल लिखते हैं सिर्फ। सेम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल at each point of that surface। ठीक है, कंडीशन याद रखिएगा, कंडीशन क्या है, ऐसा सरफेस जिसके हर एक पॉइंट का पोटेंशियल सेम हो। जैसे मान लो मेरे पास ये एक सरफेस है, इस सरफेस के यहाँ पे एक पॉइंट ले लिया, या यहाँ पे हमने 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 पॉइंट ले लिया। इन सारे पॉइंट पे पोटेंशियल, अगर पॉइंट ए का पोटेंशियल V है तो पॉइंट B का भी पोटेंशियल V होना चाहिए, पॉइंट C का पोटेंशियल भी V होना चाहिए, पॉइंट D का पोटेंशियल भी V होना चाहिए, पॉइंट E का पोटेंशियल भी V होना चाहिए।
तो ये जो सरफेस हमारा बना है इसको हम लोग बोलेंगे इक्विपोटेंशियल सरफेस। ठीक है। अब इक्विपोटेंशियल सरफेस होने के लिए कंडीशंस होनी चाहिए कुछ कुछ। पहली बात तो कोई भी सरफेस इक्विपोटेंशियल सरफेस कैसे हो सकता है। जैसे हमारा ये सरफेस है, मान लेते हैं ये सरफेस है। अब ये जो सरफेस है इसमें इस पॉइंट का पोटेंशियल, इस पॉइंट का पोटेंशियल, चलिए 3 पॉइंट ले लेते हैं और ले लेते हैं यहाँ पर सी, सेम है। ठीक है, तो कैसे पता चलेगा सेम? तो इसके लिए कुछ बातें हैं। पहली बात, अगर कोई चार्ज यहाँ पर रखा हुआ है, मान लो क्यू चार्ज यहाँ पे रखा हुआ है, और इस चार्ज को अगर मुझे बी तक ले जाना है तो वर्क कितना करना पड़ेगा? आंसर है 0। क्यों 0 करना पड़ेगा? क्योंकि वर्क करने के लिए कोई पोटेंशियल डिफरेंस होना चाहिए इन दोनों के बीच में। अब इन दोनों के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस तो 0 है, क्योंकि इसका पोटेंशियल अगर v है और इसका पोटेंशियल v है तो पोटेंशियल डिफरेंस कितना हुआ? पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन ईच पॉइंट वो कितना हुआ? वो हमारा 0 आएगा, क्योंकि पोटेंशियल सेम है तो पोटेंशियल डिफरेंस कितना आएगा? 0 आएगा। पोटेंशियल डिफरेंस 0 आया, इस बात का मतलब वर्क डन जो करना पड़ेगा इस चार्ज को वो कितना करेगा? 0। कोई भी वर्क डन नहीं करेगा। अब इसको हम लोग प्रूव भी करेंगे कि वर्क डन कैसे 0 हो जाएगा, हम लोग देखेंगे अभी, लेकिन फिलहाल के लिए बातें याद रखनी है। वर्क डन हमारा क्या हो जाएगा? 0। ठीक है। अब वर्क डन हमारा 0 हो जाएगा, तो किस तरह से 0 हो जाएगा उसकी बात कर लेते हैं। हमारे पास पोटेंशियल का एक फॉर्मूला है इलेक्ट्रिक फील्ड की लैंग्वेज में, वो इस तरह था, आपको अगर याद हो, E.dx। ठीक है, ये हमारा पोटेंशियल का एक फॉर्मूला था। मैंने पीछे बताया हो, जब आपको पोटेंशियल ग्रेडियंट पढ़ाया था तब उसमें बताया था कि पोटेंशियल ग्रेडियंट, अगर आप इधर से आप इसका इंटीग्रेशन का साइन हटा देंगे तो यहाँ पे आ जाएगा dv, तो ये बन जाएगा ये बन जाएगा E.dx। ठीक है, तो ये यहीं से हमारा पोटेंशियल ग्रेडियंट आया था, ऐसे dv/dx इज इक्वल टू E। लेकिन हम ग्रेडियंट की बात नहीं कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं सिर्फ इस फॉर्मूले की। अब इस फॉर्मूले की हेल्प से कैसे समझेंगे? देखिए, अगर ये सरफेस है और इस सरफेस पे मान लिया हमने ये हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड है, ऐसे ये हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो इस इलेक्ट्रिक और ये इलेक्ट्रिक फील्ड सरफेस से बना रही है एंगल, मान लिया थीटा। तो इस इलेक्ट्रिक फील्ड के 2 कंपोनेंट आएंगे, एक कंपोनेंट आएगा इस तरफ और एक कंपोनेंट आएगा इस तरफ। कंपोनेंट मुझे उम्मीद है आपको बनाना आता होगा। तो ये वाला कंपोनेंट हो जाएगा E sin थीटा और ये वाला कंपोनेंट हो जाएगा E cos थीटा। अब यहाँ से बताना क्या जा रहे हैं वो समझिएगा। मैंने क्या बोला? हर एक पॉइंट का पोटेंशियल सेम रहेगा, या किसी भी 2 पॉइंट के बीच पोटेंशियल डिफरेंस 0 रहेगा। तो अगर मुझे इस पॉइंट से यानी A से लेकर B तक जाना है तो E cos थीटा वाली इलेक्ट्रिक फील्ड के फॉलो करना पड़ेगा, E cos थीटा वाली। ठीक है, और E cos थीटा वाली इलेक्ट्रिक फील्ड को अगर हम फॉलो करेंगे, उसके अलॉन्ग बढ़ेंगे, तो इसकी वैल्यू क्या होनी चाहिए? 0। भाई इसकी वैल्यू 0 होगी तभी तो मेरा पोटेंशियल डिफरेंस 0 आएगा। समझिए इस बात को, क्योंकि dx डिस्टेंस थोड़ी ना 0 हो सकता है। इसमें देखेंगे अगर आप तो dx 0 नहीं हो सकता, यानी हम A से B तक जाएंगे तो है, ये तो डिस्टेंस तो कवर करेंगे ही कवर करेंगे। तो अगर मुझे पोटेंशियल डिफरेंस को 0 करना है तो मुझे किसको 0 करना पड़ेगा? इसको 0 करना पड़ेगा। ठीक है, अब अगर इसको 0 करना पड़ेगा तो जो E cos थीटा मैंने लिखा है, समझिए E cos थीटा मैंने जो लिखा है उसको 0 होना चाहिए, है ना। E cos थीटा पूरा का पूरा क्या हो जाना चाहिए? 0। और E cos थीटा अगर 0 होगा तो E 0 नहीं है एग्जैक्टली, मतलब जो होल वैल्यू है E की, जो मैग्नीट्यूड है E का, वो थोड़ी ना 0। देखिए वो तो है, ये तो हमारे पास है ना, इसका मैग्नीट्यूड तो E का है। सिर्फ एंगल 0 होगा, मतलब इधर वाला कंपोनेंट 0 हो सकता है, लेकिन E की वैल्यू 0 नहीं है, तो ये तो 0 नहीं है। तो फिर 0 कौन होगा? 0 हमारा cos थीटा होगा। और cos थीटा 0 कब होता है? जब थीटा की वैल्यू कितनी हो? 90 डिग्री। और थीटा की वैल्यू 90 डिग्री होने का मतलब क्या हुआ?
थीटा की वैल्यू 90 डिग्री होने का मतलब ये हुआ कि हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड किसी भी ऐसे सरफेस पे एंगल नहीं बना सकती जो इक्वी पोटेंशियल हो, एंगल नहीं बना सकती, वो सिर्फ 90 डिग्री का एंगल बना सकती है। दैट मीन्स अगर ये मेरा इक्वी पोटेंशियल सरफेस है जिसका ए पॉइंट ये ले लिया, बी पॉइंट ये ले लिया, सी पॉइंट ये ले लिया, तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा इस सरफेस के कैसे होगी, परपेंडिकुलर, ऐसे। कभी भी वो एंगल नहीं बना सकती कोई भी, वो सिर्फ परपेंडिकुलर होनी चाहिए। अगर उसने एंगल बना दिया इसका मतलब वो इक्विपोटेंशियल सरफेस नहीं है, ये याद रखना पड़ेगा आपको। तो ये छोटा सा एक डेरिवेशन है, छोटी सी एक बात है जो आप नोट कर सकते हैं, याद कर सकते हैं। तो तीसरा पॉइंट हमारा ये हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड ऑलवेज मेक्स 90 डिग्री एंगल विद द सरफेस। ओके, सरफेस के साथ हमेशा 90 डिग्री एंगल बनेगा। तो इससे क्या होगा, इससे ये होगा कि हमारा सरफेस बनाना आसान हो जाएगा। जैसे मान लो मेरे पास एक पॉजिटिव चार्ज है। अच्छा, इक्विपोटेंशियल सरफेस के लिए एक बात और ज़रूरी है, ये जो सरफेस हमारा है वो रियल भी हो सकता है, इट कैन बी रियल और इट कैन बी इमेजिनरी। ठीक है, ये ज़रूरी नहीं है कि रियल ही हो या ज़रूरी नहीं कि इमेजिनरी। रियल भी हो सकता है, इमेजिनरी भी हो सकता है, डिपेंड करता है। रियल मोस्टली कंडक्टर के लिए होता है, तो कंडक्टर में भी अभी आपको बताएंगे। रियल मोस्टली कंडक्टर्स के लिए होता है और इमेजिनरी हम लोग खुद से बना सकते हैं, मान सकते हैं किसी भी सरफेस को। जैसे मेरे पास ये पॉजिटिव चार्ज है, ये आइसोलेटेड पॉजिटिव चार्ज है। अब इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी होती है, यूँ होती है, ऐसे आप पीछे बना चुके हैं। पूरा का पूरा स्फीयर समझिए, स्फीयर सोचिए, और स्फीयर की शेप में ये इस तरीके से बाहर को होती है, ऐसे पॉजिटिव चार्ज की। अब हमारी इक्विपोटेंशियल सरफेस की कंडीशन क्या है, कंडीशन ये है कि उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो 90 डिग्री एंगल बनाती है सरफेस से। तो आप ऐसा कौन सा सरफेस इमेजिन कर सकते हैं इसके अराउंड, तो आप कहेंगे वो स्फीयर ही इमेजिन कर सकते हैं, क्योंकि स्फीयर में ही ये जो लाइंस हैं इलेक्ट्रिक फील्ड की वो हमको दिखेंगी कैसी, परपेंडिकुलर। ठीक है, तो आप इसको मानिए कि क्या है, ये स्फीयर। अब अगर स्फीयर पे ध्यान से देखेंगे तो ये 90 डिग्री, 90 डिग्री, ये 90 डिग्री, ये सब के सब लाइंस कैसी हैं, 90 डिग्री। तो ये हमारा एक इक्विपोटेंशियल सरफेस है, इमेजिनरी, एक्चुअल में नहीं है, ये इमेजिनरी है। ठीक है, ऐसे हम लोग बहुत सारे इक्विपोटेंशियल सरफेस बना सकते हैं, ज़रूरी नहीं कि एक ही बनाए, एक और बना सकते हैं। मान लो हमने एक छोटा सा इसके अंदर बना लिया यूँ, ठीक है, दूसरा बन गया। बस कंडीशन यही है कि इलेक्ट्रिक फील्ड एंगल कितना बनाए सरफेस से, 90 डिग्री बना ले। ठीक है, सारे 90 डिग्री बन रहे हैं, तो हमारा ये इक्विपोटेंशियल सरफेस है। तो हमारे पास दो इक्विपोटेंशियल सरफेस बन गए, दोनों सरफेसेस का पोटेंशियल अलग अलग होगा। मतलब इसका पोटेंशियल अगर V1 है तो इसका पोटेंशियल V2 होगा। एक सरफेस से दूसरे सरफेस तक अगर हम किसी चार्ज को ले जाएंगे तो वर्क डन करना पड़ेगा। अगर मान लो हमारे पास कोई Q चार्ज इधर है, इस सरफेस के ऊपर है, तो अगर हम इसको इस सरफेस पे लेकर जाएंगे तो वर्क डन करना पड़ेगा। ठीक है, क्यों करना पड़ेगा, क्योंकि इस सरफेस का पोटेंशियल अलग होगा और इस सरफेस का पोटेंशियल अलग होगा। ऐसा क्यों, क्योंकि यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड अलग होगा और यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड अलग होगा। और अगर मैग्नीट्यूड अलग अलग है तो हमारी जो पोटेंशियल होता है वो ये होता है। तो अगर इसकी वैल्यू, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू को आप बदल देंगे तो हमारा पोटेंशियल भी बदल जाएगा। तो इसीलिए अलग अलग इक्विपोटेंशियल सरफेस का पोटेंशियल अलग अलग हो सकता है, होता है। ठीक है, तो इस तरीके से हमने स्फीयर बना के पॉजिटिव चार्ज के लिए एक बना लिया क्या, इक्विपोटेंशियल सरफेस। नेगेटिव चार्ज के लिए भी आप बनाना चाहें तो आप ऐसे ही बना सकते हैं, एग्जैक्टली ऐसे ही बनेगा, बस इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऐसे होती हैं। डिफरेंस इस चीज़ का होता है, बाकी सब कुछ सेम रहता है।
ओके। अब इसमें अगर मुझे इमेजिन करना है तो मैंने एक सरफेस बना लिया, ये बना लिया, ठीक है। 2 बनाना चाहें एक और बना सकते हैं, 3 बनाना चाहें 3 बना सकते हैं, लेकिन सबका पोटेंशियल अलग अलग होगा। दैट मीन्स एक सरफेस और दूसरे सरफेस के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस होता है, उनके बीच में ज़ीरो नहीं होता है, एक सरफेस और दूसरे सरफेस के बीच में। इसी तरीके से अगर मुझे किसी लेंथ में बनाना है, मान लो हमारे पास ये लेंथ है और इस लेंथ में चार्ज है, तो इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी होती है हम लोग पढ़ चुके हैं पीछे, यूनिफॉर्म होती है और इस तरीके से होती है बाहर की तरफ। ओके, और ये सिलेंड्रिकल शेप में होती है, यानी जो इसका शेप आप इमेजिन कर सकते हैं वो सिलेंड्रिकल शेप होता है, क्योंकि इसके पास सिर्फ लेंथ है और ये इनफाइनाइट मान के चलिए, इनफाइनाइट है, हमको टॉप और बॉटम से फिलहाल कोई लेना देना नहीं है। तो अगर मुझे इसमें बनाना है सरफेस, तो वो सरफेस भी सिलेंड्रिकल शेप का बनेगा, ठीक है। यानी मैंने एक सरफेस बना लिया यूँ, अब इसमें अगर आप ध्यान दें तो ये देखिए 90 डिग्री, ये 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री, ये सब की सब लाइन जो हैं सरफेस के साथ कितना डिग्री एंगल बना रही हैं, 90 डिग्री। तो ये जो सिलेंड्रिकल शेप का सरफेस बनना है, ये हमारा एक इक्विपोटेंशियल सरफेस है। हम और बनाना चाहें और बना सकते हैं, ठीक है। तो हमने एक और सरफेस बना लिया। अब इसमें जो सरफेस बन रहे हैं वो कैसे बन रहे हैं, सिलेंड्रिकल शेप में बन रहा है, ठीक है। अगर मेरे पास मान लेते हैं पॉजिटिव चार्ज और निगेटिव चार्ज दोनों पास पास रखे हुए हैं, तो इनके बीच में जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बनती हैं, हम इसके बारे में बात कर चुके हैं पहले ही, वो इस तरीके से होती हैं, ठीक है, वो इस तरीके से होंगे। ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हमेशा पॉजिटिव चार्ज से ओरिजिनेट होती हैं और निगेटिव चार्ज पर जाके टर्मिनेट होती हैं, यूं। ठीक है, बस इतना काफ़ी। अब इसमें देखिए हम लोग बनाएंगे कैसे, बनाने का तरीका क्या है। इसमें आपको मैंने बता के रखा है पिछली क्लास में कि अगर हम लोग बीच में देखेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रांग है सेंटर में, यानी इन दोनों चार्जेस के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रांग है और आउटसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड वीक है। और हमें सरफेस ऐसा बनाना होता है जहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू सेम रहे, वरना फिर पोटेंशियल अलग अलग हो जाएगा। तो अगर मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू सेम करनी है तो हम बाहर की तरफ जो सरफेस इमेजिन करेंगे, जो बनाएंगे, उसकी डिस्टेंस इस चार्ज से कम रखेंगे और अंदर की तरफ जो बनाएंगे उसकी डिस्टेंस ज़्यादा रखेंगे। तो डिस्टेंस ज़्यादा रखने से क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू इधर और उधर सेम हो जाएगी। कहने का मतलब ये है कि अगर मुझे सरफेस बनाना है तो हम ऐसा कुछ बनाएंगे, यूँ, ठीक है। इसी तरह अगर मुझे इधर बनाना है तो हम इसको बना लेंगे यूँ। देखो मैंने यहाँ पे डिस्टेंस कम रखा है, यहाँ पे डिस्टेंस ज़्यादा रख दिया, यहाँ पे डिस्टेंस मैंने देखो कम रखा है, यहाँ पे डिस्टेंस ज़्यादा रख दिया। अब ऐसे तुम जितने भी सरफेस बनाना चाहो बना सकते हो। इसमें सरफेस ऐसे ही बनाए जाते हैं, ठीक है। इसी तरीके से अगर दोनों सेम चार्जेस हों, अगर यहाँ पे पॉजिटिव हो, यहाँ पे भी पॉजिटिव हो, ठीक है। एक्चुअल में ये जो मैंने पीछे बनाया है ये इलेक्ट्रिक डाइपोल का पोटेंशियल सरफेस बनाया है। आप इलेक्ट्रिक डाइपोल समझ सकते हैं इसको, क्योंकि ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है। और यहाँ पे सेम चार्जेस अगर ले रहे हैं
तो वो कुछ ऐसे होते हैं। ठीक है, इसमें चार्जेस एक दूसरे को इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स एक दूसरे को रिपेल करती हैं और ऐसे मुड़ जाती हैं। हाँ ठीक है, ठीक है। अब अगर इसमें ध्यान से देखेंगे तो जो बीच वाला एरिया है वहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस वीकर हैं, और जो बाहर वाला एरिया वहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की डेंसिटी ज़्यादा है, मतलब वहाँ स्ट्रॉन्ग है। तो अगर मुझे यहाँ पर बनाना होगा तो वो हम कुछ ऐसा बनाएंगे, ठीक है, कि मुझे यहाँ पे डिस्टेंस कम रखना है और बीच में मुझे यहाँ पे डिस्टेंस ज़्यादा रखना है और बीच में डिस्टेंस कम रखना है। मतलब इसका कुछ डायग्राम अगर बनाना होगा तो वो कुछ ऐसा होगा, ठीक है, ये कुछ ऐसा होगा, ठीक है। अच्छा, एक चीज़ जो पीछे मैंने बनाई थी, अगर इसमें कई सारे बनाते चले जाएं तो एक सिंगल मेरे पास बनेगा जो कुछ ऐसा होगा। सिंगल इक्विपोटेंशियल सरफेस। इसी तरह सिंगल मुझे इसमें बनाना है तो इसमें ऐसा होगा, ठीक है। दोनों में बस खाली इतना डिफरेंस है कि यहाँ पे बाहर की तरफ डिस्टेंस कम है और यहाँ पे बाहर की तरफ डिस्टेंस ज़्यादा है, ठीक है। बाकी बनेगा सरफेस ऐसा ही। तो ये तो हो गई बात इक्विपोटेंशियल सरफेस की। और इक्विपोटेंशियल सरफेस में सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट आप याद रखेंगे, एंगल हमेशा 90 डिग्री ही होना चाहिए। अगर एंगल 90 डिग्री नहीं हुआ तो आपका इक्विपोटेंशियल सरफेस गलत है। एग्ज़ाम में बहुत बार पूछा जाता है, 4 ऑप्शन में दे देते हैं, ऐसे बना देंगे सरफेस, उसमें एक ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड दिखा देंगे यूँ, फिर ऐसा सरफेस बना देंगे, ठीक है। तो हम लोग को पता है कि जिसमें इलेक्ट्रिक फील्ड परपेंडिकुलर होगी वो हमारा इक्विपोटेंशियल सरफेस होगा। ओके, तो हमारा इक्विपोटेंशियल सरफेस भी हो गया है। मैंने बात की थी मेटल्स में, तो मेटल का जो सरफेस होता है, जैसे मान लिया मेरे पास ये कोई मेटल है, ये सरफेस है उसका, तो इसमें हम लोग जानते हैं सारा का सारा चार्ज कहाँ आ जाता है, सरफेस पे आ जाता है। तो अगर यहाँ पे सारा का सारा चार्ज सरफेस पे आ जाता है तो वो अपनी इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी बनाएगा, परपेंडिकुलर बनाएगा। ऐसे हर चार्ज अपनी इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसी बनाएगा, यूँ, ठीक है। अब ऐसे क्यों बनाएगा, अगर इस वाले चार्ज ने, मान लो ये वाले चार्ज ने अपनी इलेक्ट्रिक फील्ड यू बना दी, ऐसे 90 डिग्री नहीं बनाई, तो ये वाले चार्ज की जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो इसके ऊपर फोर्स लगाना शुरू कर देगी। और मैंने आपको बता के रखा है कि चार्ज अपने आप को उस स्टेट में ले जाके खड़ा कर देता है, रोक देता है, रेस्ट में चला जाता है जहाँ पर उसके ऊपर नेट फोर्स 0 लग रहा हो। तो इसीलिए यहाँ पर जितने भी सरफेस पे चार्ज हैं वो सारे के सारे इलेक्ट्रिक फील्ड अपनी बनाएंगे कैसी, परपेंडिकुलर, ठीक है। तो ये भी अपनी जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएगा वो परपेंडिकुलर बनाएगा, ये जो बनाएगा वो भी परपेंडिकुलर बनाएगा, ये जो बनाएगा वो भी परपेंडिकुलर बनाएगा, ये भी बनाएगा परपेंडिकुलर। इस तरीके की परपेंडिकुलर इलेक्ट्रिक फील्ड कौन बनाएगा, मेटल का सरफेस। तो जो मेटल का सरफेस है वो किस तरह से बिहेव करता है, बिहेव्स लाइक इक्विपोटेंशियल सरफेस। और अगर मेटल का सरफेस इक्विपोटेंशियल सरफेस की तरह बिहेव करता है, इसका मतलब मेटल के हर एक पॉइंट का पोटेंशियल क्या रहता है, सेम रहता है। ये बात भी याद रखनी है, मेटल के सरफेस के हर एक पॉइंट का पोटेंशियल सेम रहता है, यानी मेटल के किसी भी 2 पॉइंट का पोटेंशियल डिफरेंस हमेशा 0 होता है। ओके, तो ये हो गई इक्विपोटेंशियल सरफेस की बात। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट टॉपिक हमारा है पोटेंशियल एनर्जी। ऑफ सिस्टम ऑफ चार्जेस।
ठीक है, सिस्टम ऑफ चार्ज होगा, उसके पास एक पोटेंशियल एनर्जी होगी। देखिए यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम ऑफ चार्जेस बोला जाता है, कभी भी ये नहीं बोला जाता है कि पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ चार्ज, क्योंकि सिंगल चार्ज के पास कभी भी पोटेंशियल एनर्जी नहीं होती है। पोटेंशियल एनर्जी होने के लिए कम से कम 2 चार्ज चाहिए, कम से कम 2 चार्ज। तो अगर मान लो मैं कम से कम 2 चार्ज लूँ, यहाँ पे मैंने एक चार्ज लिया Q1 और यहाँ पे एक चार्ज लिया Q2, जिनके बीच की डिस्टेंस है मान लेते हैं R, तो इनके पास पोटेंशियल एनर्जी होगी। ठीक है, इसको इमेजिन आप ऐसे कर सकते हैं कि ये वाला चार्ज जो है, अगर दोनों पॉजिटिव हैं तो ये वाला चार्ज इसको पकड़ के फोर्स लगाएगा, मतलब रिपेल करेगा, धक्का देगा इस तरफ, और ये वाला चार्ज इसको रिपेल करेगा इस तरफ। तो आप ये सोच सकते हैं कि मेरे पास एक स्प्रिंग है जिसको मैंने कंप्रेस किया हुआ है, ये कंप्रेस्ड स्प्रिंग है। अब कंप्रेस्ड स्प्रिंग क्या होती है, वो इस तरफ भी फोर्स लगा के रखती है, इस तरफ भी फोर्स लगा के रखती है। जैसे ही यहाँ पे मैं छोड़ूंगा तो ये स्प्रिंग का ये वाला जो पॉइंट है वो इस तरफ भागना शुरू कर देगा, ये वाले पॉइंट को छोड़ूंगा तो इस तरफ भागना शुरू कर देगा। तो इसके पास जो एनर्जी होती है इसको हम लोग बोलते हैं स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी। इसी तरीके से आप चार्जेस के बारे में सोच सकते हैं कि चार्जेस दोनों पास पास रखे हुए हैं, उनके पास पोटेंशियल एनर्जी है, और उस पोटेंशियल एनर्जी को हम लोग बोलेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, तो इनके पास जो पोटेंशियल एनर्जी है उसको बोला जाएगा इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, कैसे कितनी है वो हम लोग कैलकुलेट कर लेते हैं। तो सिर्फ पॉइंट चार्ज का सिलेबस में हमारे सिर्फ पॉइंट चार्जेस के पास जो पोटेंशियल एनर्जी है वो है, वरना हमारे पास बॉडीज़ के पास भी पोटेंशियल एनर्जी होती है, वो हमारे सिलेबस में नहीं है। कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आपको जब तैयारी करनी होगी तो उसमें बॉडीज़ के पास भी पोटेंशियल एनर्जी होती है, पढ़ाना होता है हमको कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए। तो फिलहाल तो हम लोग जो है सिर्फ 12th के सिलेबस की बात कर रहे हैं, तो हम सिर्फ पॉइंट चार्ज के बारे में ही पढ़ेंगे। कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के बारे में अगर आपको पढ़ना है, समझना है, तो कमेंट्स में डाल दीजिएगा, उसके बारे में भी हम लोग पढ़ लेंगे। एक सिलेबस उसका भी शुरू करेंगे तो उसके बारे में भी अलग से पढ़ लेंगे। अभी फ़िलहाल हम लोग सिर्फ पढ़ेंगे किसके बारे में, पॉइंट चार्जेस के बारे में। अब इनके पास जो पोटेंशियल एनर्जी है, ध्यान दीजिएगा कैसे निकालेंगे, सिंपल तरीका है। इस पॉइंट चार्ज की वजह से r डिस्टेंस पे पहले हमको निकालना पड़ेगा पोटेंशियल क्या होगा। इस पॉइंट चार्ज की वजह से यहाँ पर r डिस्टेंस पे कितना पोटेंशियल होगा, तो हम कहेंगे पोटेंशियल होगा 1/4 एप्सिलॉन नॉट Q1/r। ये पोटेंशियल होने वाला है, ये हम लोग पीछे पढ़ चुके हैं। ठीक है, अब दूसरी चीज़, ये वाला जो Q2 चार्ज है, ये आप समझिए कि इनफाइनाइट पे था, वो यहाँ से यहाँ तक आया है और आके खड़ा हो गया है। इसका मतलब यहाँ से यहाँ तक जब आया है तो उसने कोई वर्क किया होगा, वही वर्क इसमें स्टोर हो गया है। किस फॉर्म में, पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में। कितना वर्क किया होगा वो भी हम लोग जानते हैं। यहाँ से यहाँ तक आने के लिए जो वर्क किया होगा उसको निकालने का तरीका ये है कि इस पॉइंट के पोटेंशियल को इस चार्ज से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमको यहाँ का वर्क डन मालूम हो जाएगा। ठीक है, वर्क डन निकालने का तरीका बड़ा सिंपल होता है, उस पॉइंट का पोटेंशियल डिफरेंस को उस चार्ज से मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपको वर्क डन मिल जाएगा। तो हमें वर्क डन निकालना है Q2 चार्ज के लिए कि उसने कितना वर्क डन किया है। तो उसने वर्क डन किया होगा पोटेंशियल डिफरेंस एट दैट पॉइंट, इस पॉइंट पे कितना पोटेंशियल डिफरेंस है, इनटू द चार्ज Q2। अब इस पॉइंट का जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो हम पीछे लिख चुके हैं, उसकी वैल्यू रख देते हैं, तो हमारे पास आ जाएगा 1/4 एप्सिलॉन नॉट Q1/r इनटू ये वाला चार्ज Q2। दिस वर्क डन इज स्टोर इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, देखिए पोटेंशियल एनर्जी एक्चुअल में क्या होती है, आप लोगों ने 11th में पढ़ा होगा कंजर्वेटिव एंड नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस। तो जो कंजर्वेटिव फोर्सेस होते हैं उनके अगेंस्ट में जब भी वर्क किया जाता है, वही वर्क हमेशा पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में स्टोर होता है कंजर्वेटिव फोर्सेस के अगेंस्ट में। ठीक है, नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस के अगेंस्ट में आप जब भी वर्क करेंगे तो वो जो है हीट के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है या साउंड के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है, वो कभी भी पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में स्टोर नहीं होता है। तो कंजर्वेटिव फोर्सेस और नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस क्या होते हैं 11th क्लास की बुक में आप देख सकते हैं। फिलहाल एग्जाम्पल के लिए मैं बता देता हूँ कि इलेक्ट्रिकल फोर्स जो हमारा होता है वो कंजर्वेटिव फोर्स होता है, इलेक्ट्रिकल फोर्स। तो हमारा ये इलेक्ट्रिकल फोर्स है, इसी के अगेंस्ट में वर्क करा के हम इसको लेकर आए हैं।
और इसके अगेंस्ट में जो वर्क किया जाता है वो वर्क हमेशा निगेटिव होता है। ठीक है, तो ये वर्क हमेशा कैसा है, निगेटिव। तो हमारी पोटेंशियल एनर्जी की जो डेफिनेशन होती है वो होती है माइनस वर्क डन बाई कंजर्वेटिव फोर्सेस, ये होती है। ये आपने 11th क्लास में अगर पढ़ा है तो आपको याद होगा। अब मैंने जो यहाँ पे वर्क डन निकाला है ये वर्क डन निगेटिव में है, लेकिन मैंने निगेटिव का साइन इसलिए नहीं लगाया ताकि आपके लिए आसानी हो याद करने के लिए, ज़्यादा कॉम्प्लिकेट नहीं करना है इसको। लेकिन पोटेंशियल एनर्जी हमारी होती क्या है, सिंपली वर्क डन बाई कंजर्वेटिव फोर्सेस। अब यहाँ पे इलेक्ट्रिकल फोर्स के अगेंस्ट मैंने वर्क डन कराया है, इसलिए वो कंजर्वेटिव नेचर का होता है। और उसने कितना वर्क डन किया है, इतना वर्क डन किया है, तो वही हमारा स्टोर हो जाएगा किस फॉर्म में, पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में। तो ये हमारा पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला है फॉर टू सिस्टम ऑफ चार्ज। किसके लिए, फॉर टू सिस्टम ऑफ चार्जेस। ठीक है, जिसे हमको याद रखना है। अब दो से ज़्यादा अगर चार्ज होंगे, मान लो हमारे पास एग्जाम्पल में मैंने बोल दिया कि मेरे पास एक यहाँ पे चार्ज है Q1, यहाँ पे चार्ज है Q2, यहाँ पे चार्ज है Q3। तो इस तरीके से उन्होंने 3 चार्ज रख दिए और 3 चार्ज का सिस्टम बन गया। ये डिस्टेंस अगर मैंने बोल दिया R1 है, ये डिस्टेंस मान लिया R3 है, ये डिस्टेंस R2 है, तो अब इसका पोटेंशियल क्या होगा, तो इसका पोटेंशियल भी निकालेंगे हम लोग इसी तरीके से, यानी हमको पहले 2 ही चार्जेस पकड़ने हैं। ठीक है, तो अगर मैंने पहले इनको पकड़ा तो इनके अक्रॉस जो पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगी वो हो जाएगी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R1। फिर अगर मैंने U2 निकाला इन दोनों चार्जेस के बीच में, ये नीचे वाले चार्जेस के बीच में Q2 और Q3, तो वो हो जाएगी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q2 इंटू Q3 अपॉन R2। इसी तरीके से U3 अगर मुझको निकालना है तो हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 इंटू Q3 डिवाइड बाई R3। ये हमारी पोटेंशियल एनर्जी आई है टू सिस्टम ऑफ चार्जेस से। अब हमको इस पूरे सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी निकालनी है, तो तीनों एनर्जीज को ऐड कर दीजिए, क्योंकि एनर्जी जो होती है वो स्केलर क्वांटिटी होती है। तो सिंपली इनको ऐड कर लेंगे, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट तो कांस्टेंट आ रहा है, हमारा ऐड हो जाएगा Q1 Q2 अपॉन R1 प्लस Q2 Q3 अपॉन R2 प्लस Q3 Q1 अपॉन R3। ठीक है, बस एक चीज़ का ध्यान रखना है, ऑलवेज यूज साइन ऑफ चार्ज। चार्ज का जो भी साइन होगा वो आप यूज़ करेंगे। स्केलर क्वांटिटी जब भी आप पढ़ेंगे, सॉल्व करेंगे, चाहे वो पोटेंशियल पढ़ें चाहे पोटेंशियल एनर्जी पढ़ें, आपको चार्ज का साइन साथ में यूज़ करना है। ठीक है, अगर नेगेटिव चार्ज है तो आप नेगेटिव साइन यूज़ करेंगे, पॉजिटिव चार्ज है तो पॉजिटिव साइन यूज़ करेंगे। ये हमारा हो गया पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम ऑफ चार्जेस। ठीक है, लास्ट टॉपिक है हमारा आज का ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल। ठीक है, इलेक्ट्रिक डाइपोल की वजह से पोटेंशियल एनर्जी कितनी होती है वो निकालना है। उससे पहले हमको ये निकालना पड़ेगा कि कोई भी डाइपोल कितना वर्क डन करता है ना। तो इसमें हम एक अलग टॉपिक पढ़ रहे हैं, ए डाल के वर्क डन बाई इलेक्ट्रिक डाइपोल when rotated in यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, हमारा जो भी टॉपिक है हम सब यूनिफॉर्म में ही पढ़, हमारे सिलेबस में यूनिफॉर्म ही है। अब हमारे पास मान लेते हैं ये इलेक्ट्रिक फील्ड है,
ऐसे, ठीक है, यूनिफॉर्म मान के हम लोग चलेंगे। और वो इसके अंदर डाइपोल इस तरीके से रखा हुआ है। डाइपोल की लेंथ क्या होती है आपको मालूम है, मुझे बताने की ज़रूरत तो है नहीं, ठीक है। ये इलेक्ट्रिक फील्ड है। डाइपोल इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ कोई ना कोई एंगल बना रहा है। चलिए मान लेते हैं वो एंगल थीटा है। ये इनिशियल एंगल है फ़िलहाल के लिए। अब देखिए, हम लोग जानते हैं, हमें निकालना पड़ेगा पहले क्या, हमें निकालना पड़ेगा कि पहले इसको वर्डन कराने के लिए पे फोर्सेस कहाँ कहाँ लगे, तभी तो इसको रोटेट कराएंगे। तो हमारे पास वर्क डन का जो फॉर्मूला होता है वो ये होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, मतलब F डॉट डी एस। ये अगर आपको याद है तो ये फॉर्मूला होता है, ठीक है। एक और फार्मूला भी होता है, वो होता है ये, ठीक है। ये डी डब्ल्यू आएगा, इससे छोटा सा वर्क डन आएगा, क्योंकि मैंने यहाँ पे डी एस लिखा है, यहाँ पे डी थीटा लिखा है। देखिए ये फार्मूला हम लोग तब यूज़ करते हैं जब लीनियर डिस्प्लेसमेंट हो रहा हो, और ये फार्मूला हम लोग तब यूज़ करते हैं जब एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हो रहा हो। तो अब क्योंकि इसको घुमाना है तो इसमें डिस्प्लेसमेंट जो होगा वो एंगुलर वाला होगा, तो हमें ये वाला फार्मूला यूज़ करना पड़ेगा वर्क डन निकालने के लिए, ठीक है। और इसको घुमाना हमें ऐसे है, अगर मान लो यूँ घुमाएंगे हम लोग तो ये यूँ घूमेगा, और जब ये घूमेगा तो इसमें एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होगा, लीनियर डिस्प्लेसमेंट नहीं होने वाला है। तो हम मान के चलते हैं इसको हमने थोड़ा सा घुमाया, बहुत हल्का सा, ठीक है। मतलब पहले ये यूँ था, इसको मैंने हल्का सा घुमाया है यूँ, ठीक है। और इसने यहाँ पे एंगल बना दिया है डी थीटा, ठीक है। तो ये एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया, डी थीटा। तो हमारा छोटा सा वर्क डन आएगा टॉर्क इनटू डी थीटा, ठीक है। टॉर्क की वैल्यू आप पीछे पढ़ चुके हैं, वो होती है पी ई साइन थीटा इंटू डी थीटा। ये टॉर्क की वैल्यू हो गई, टॉर्क कितना होता है। तो ये हमारा छोटा सा वर्क डन आ गया। हमें तो पूरा वर्क डन निकालना है, तो हमें इसको इंटीग्रेट करना पड़ेगा। अब इंटीग्रेट करने के लिए हमें सोचना होगा कि हम कहाँ से कहाँ तक इंटीग्रेट करें, क्योंकि हमारे पास जो वेरिएबल क्वांटिटी है वो थीटा है, यानी घुमाना है हमको जब इसको, कहाँ से कहाँ तक घुमाना है। तो हम मान के चलते हैं कि हमारा कोई इनिशियल एंगल है थीटा 1 और कोई फाइनल एंगल है थीटा 2, है ना। कोई इनिशियल पोजीशन हमारी है, इनिशियल एंगुलर पोजीशन हमारे पास है थीटा 1, वहाँ से इसको फाइनल एंगुलर पोजीशन यानी कि थीटा 2 पर इसको घुमा रहे हैं, ठीक है। ये हम मान के चल रहे हैं और इसको हमें इंटीग्रेट करना है। तो पी ई हमारा कांस्टेंट है, वो बाहर आ जाएगा, साइन थीटा इंटू डी थीटा, इसको हमें इंटीग्रेट करना है। तो साइन थीटा का इंटीग्रेशन या साइन एक्स डी एक्स का फॉर्मूला अगर आपको याद है तो वो होता है माइनस कॉस एक्स। तो ये आ जाएगा माइनस कॉस थीटा, माइनस हम बाहर लिखे ले रहे हैं, सिर्फ कॉस थीटा अंदर लिखे दे रहे हैं, और यहाँ पे लिमिट आ जाएगी थीटा 1 थीटा 2। तो मेरे पास वर्क डन आ गया है। अब लिमिट रखेंगे, पहले अपर लिमिट कॉस थीटा 2, फिर माइनस लोअर लिमिट कॉस थीटा 1, ठीक है। ये हो गया हमारे पास, ये हमारा फाइनल फार्मूला बन गया है। इसमें आप एक काम से भी कर सकते हैं, माइनस को अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए ताकि आपका ये जो रिजल्ट आए वो आगे माइनस ना लिखा रहे, अंदर लिखा रहे। तो माइनस अंदर अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, यानी आ जाएगा मेरे पास कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा 2। ये हमारा वर्क डन का फॉर्मूला आ गया कि किसी भी इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर हम किसी इलेक्ट्रिक डाइपोल को रोटेट कराएंगे, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कराएंगे, तो वो वर्क डन करेगा कितना। अब इसमें हम एक स्पेशल चीज़ पढ़ सकते हैं कि अगर हमारा इनिशियल एंगल 0 डिग्री है, मतलब हमारा जो डाइपोल स्टार्ट कर रहा है, घूमने के लिए शुरुआत कर रहा है, वो इक्विलिब्रियम पोजीशन पे रखा हुआ है यूँ,
कहाँ से घुमाना है इसको? फ्रॉम इक्विलिब्रियम पोजीशन। कौन सी इक्विलिब्रियम? स्टेबल इक्विलिब्रियम। स्टेबल अनस्टेबल क्या होता है आपको पिछली क्लास में बता चुके हैं। अब स्टेबल इक्विलिब्रियम से घुमाएंगे और मान लेते हैं जो फाइनल एंगल हमारा बनेगा, यानी जो θ2 बनेगा वो मान लेते हैं थीटा है, ठीक है, सब आसान करने के लिए बस। तो हमारा हो जाएगा W इज इक्वल टू पी ई कॉस θ1 की जगह पे आ जाएगा 0, तो कॉस 0 की वैल्यू होती है मेरे पास 1, तो ये हो गया 1, और वहाँ पे θ2 की जगह पे थीटा लिख दिया। अब ये जो हमारा फॉर्मूला है पी ई इंटू 1 माइनस कॉस थीटा, ये इक्विलिब्रियम पोजीशन से है कि अगर हम स्टार्टिंग से उसको घुमाएं तो हमको ऐसे घुमाना पड़ेगा। अब इसमें हम और आगे पढ़ना चाहें तो बोल सकते हैं कि अगर मैंने इसको 90 डिग्री घुमा दिया, यानी हमारा जो फाइनल एंगल है वो 90 डिग्री है, 90 डिग्री घुमा दिया तो कितना वर्डन करना पड़ेगा? तो सिंपली हम लोग जानते हैं cos 90 की वैल्यू 0 होती है, तो इतना वर्डन करना पड़ेगा पी ई के बराबर। अगर मैंने इसको घुमा दिया 180 डिग्री, 180 डिग्री का मतलब क्या होता है? फ्रॉम स्टेबल इक्विलिब्रियम टू अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। ठीक है, स्टेबल इक्विलिब्रियम से अनस्टेबल इक्विलिब्रियम तक घुमाएंगे अगर हम, तो कितना वर्डन करना पड़ेगा? तो यहाँ पे आएगी वैल्यू cos 180 की वैल्यू होती है -1। ठीक है, याद रखेंगे वैल्यू, हम यहाँ पे लिखे दे रहे हैं cos 180 की वैल्यू होती है -1, तो यहाँ पे -1 रखेंगे तो माइनस प्लस हो जाएगा, तो 1 + 1 2 आ जाएगा, तो यहाँ पे मेरे पास वर्डन आ जाएगा 2 टाइम्स ऑफ पी ई, यानी हमको 2 गुना वर्डन करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये हमारे स्पेशल केसेस हो गए 3, इनको पढ़ लिया। अब बात करते हैं पोटेंशियल एनर्जी की। अब हमारा पोटेंशियल एनर्जी कितना होगा? ओके, तो अपने टॉपिक पे वापस लौट के आते हैं। क्या हमारा टॉपिक था? पोटेंशियल एनर्जी। अब हमारे पास ये इलेक्ट्रिक फील्ड है ऐसे, और यहाँ पर इन्फिनिटी पर कोई हमारे पास डाइपोल है। चलिए, डाइपोल है ये। डाइपोल में बताने की ज़रूरत है नहीं, ये माइनस क्यू होता है, ये प्लस क्यू होता है। ठीक है, अब ज़रा समझिए, पहले इस इलेक्ट्रिक डाइपोल को इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर लेके आना होगा और तब इसको घुमाना होगा। ठीक है, तब इसके पास जो टोटल पोटेंशियल एनर्जी होगी वो हमें कैलकुलेट करनी है। तो पहले इसको तो अंदर लेकर आएंगे, तो अंदर लेकर आना है, तो अंदर लाने के लिए कितना वर्डन करना पड़ेगा? वो वर्डन जो आएगा उसको हमने जो ऊपर निकाला है वर्डन, उसमें ऐड कर देंगे, तो टोटल पोटेंशियल एनर्जी आएगी। अच्छा, ये जो वर्डन है ये वर्डन भी ऐड होगा, ध्यान रखिएगा, क्योंकि ये मैंने क्या बोला था, वर्डन ही स्टोर होता है किस फॉर्म में? पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में। ठीक है, तो अब इसको मुझे अंदर लेकर आना है। अब अंदर लेकर आना तो समझिए, इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में किसके ऊपर फोर्स लगता है? तो आप कहेंगे माइनस चार्ज के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगता है, तो इस चार्ज के ऊपर फोर्स लग रहा होगा इधर, लेकिन इस चार्ज में फोर्स लगेगा इधर। तो ये वाला चार्ज, तो अगर इस चार्ज के बारे में आप सोचे हैं तो ये चार्ज तो अपने आप चला जाएगा अंदर, लेकिन हमें प्लस क्यू चार्ज को ले जाने के लिए बाहर से एफर्ट लगाना पड़ेगा। ठीक है, एफर्ट लगाना पड़ेगा। तो जहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड स्टार्ट है वहीं से एफर्ट लगाना पड़ेगा। ठीक है, बात समझिएगा मेरी। अभी तो ये इन्फिनिटी पे पास आप इसको ले जाएंगे किसके? इलेक्ट्रिक फील्ड के। तो इलेक्ट्रिक फील्ड जहाँ से शुरू है वहीं पर से तो फोर्स लगना शुरू होगा इन दोनों चार्जेस के ऊपर। तो माइनस क्यू चार्ज तो अपने आप चला जा सकता है, क्योंकि उसके ऊपर तो अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है। लेकिन जो ये प्लस क्यू चार्ज है उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड के ही डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है, तो हमें इसमें बाहर से फोर्स लगा के इसको अंदर करना पड़ेगा। तो ये अंदर जाएगा, कितना अंदर ले जाना है? तो इस डाइपोल की जितनी लेंथ है सिर्फ उसको उतना ही अंदर करना है। ठीक है, बस इतना याद रखना हमें। तो वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक डाइपोल फ्रॉम ब्रिंगिंग इट
ब्रिंगिंग इट फ्रॉम infinity to the electric field. अब हमें पहले ये वर्क डन निकालना पड़ेगा। इस वर्क डन को हम चलिए W1 लिखे दे रहे हैं ना, तो W1 को ऐड कर लेंगे। फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, F डॉट डी एस या F डॉट एस, जो भी बोलना चाहें, ये फॉर्मूला होता है। तो फोर्स कितना लग रहा है, तो आप कहेंगे फोर्स लग रहा है Q इंटू ई। डिस्प्लेसमेंट किधर हो रहा है, तो डिस्प्लेसमेंट हो रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में, कितना होगा 2L के बराबर का डिस्प्लेसमेंट होगा। सिर्फ अंदर कराना है ना हमें उसको, बस सिर्फ इतना सोचना कि सिर्फ अंदर चला जाए। तो पूरी तरीके से इलेक्ट्रिक डाइपोल को अंदर ले जाने के लिए डिस्प्लेसमेंट इतना ही देना है 2L। और एंगल निकालना, डिस्प्लेसमेंट इस तरफ हो रहा है, डिस्प्लेसमेंट जो है मेरा इस तरफ हो रहा है और फोर्स लग रहा है इस तरफ। तो फोर्स का डायरेक्शन ये है, डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन ये है, दोनों के बीच में एंगल कितना है 180 डिग्री। तो यहाँ पे आ जाएगा cos 180। ठीक है, उम्मीद है वर्क डन का फॉर्मूला आपको याद होगा। तो ये हो जाएगा माइनस क्यू ई इंटू 2L। 180 डिग्री cos 180 की वैल्यू -1 होती है, मैंने आपको बताया। Q इंटू 2L क्या होता है, Q इंटू 2L होता है P। तो ये आ गया मेरे पास माइनस PE। ये वर्क डन हो गया मेरा। ठीक है, ये हमारा वर्क डन आ गया। अब टोटल पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू W1 प्लस ऊपर जो W निकाला है इसको, दोनों को ऐड कर देंगे, यानी कि माइनस का PE प्लस हमारा ये क्या आया था PE इंटू 1 माइनस कॉस थीटा, PE इंटू 1 माइनस कॉस थीटा माइनस का PE को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो PE माइनस PE कॉस थीटा। PE से PE कैंसिल हो गया, मेरे पास पोटेंशियल एनर्जी आ गई है माइनस PE कॉस थीटा, जो कि आपको याद रखना है दिस इज द पोटेंशियल एनर्जी। उम्मीद है आपको डेरिवेशन भी समझ में आ गया होगा और ये हमारा फार्मूला बना है। अब इस फार्मूले को भी आपको अगर समझना है तो हम लोग स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक में समझ सकते हैं। पहली चीज़, ये हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये हमारा इलेक्ट्रिक डाइपोल है। ठीक है, यानी हमने अभी इसको घुमाया नहीं, समझिएगा, अभी ये इक्विलिब्रियम पोजीशन पे रुका हुआ है। तब इसके पास कितनी पोटेंशियल एनर्जी होगी, तो आप कहेंगे माइनस PE, क्योंकि cos 0 की वैल्यू होती है 1। ठीक है, दूसरा, अगर मैंने इसको घुमा दिया कितना 90 डिग्री, तो cos 90 की वैल्यू होती है 0, तो हमारा पोटेंशियल एनर्जी आ जाएगा 0, यानी पोटेंशियल एनर्जी हो गई 0। इसी तरीके से अगर मैंने इसको घुमा दिया पूरा अनस्टेबल इक्विलिब्रियम तक, मतलब ऐसे, तो थीटा की वैल्यू 180 डिग्री, थीटा 180 मतलब -1, तो हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी आ जाएगी प्लस PE। तो यहाँ पर अगर ध्यान दें तो पहली वाली सिचुएशन पे हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम है और यहाँ पे मैक्सिमम है। तो अगर पूछ लिया जाए कि इलेक्ट्रिक डाइपोल के पास मिनिमम कितनी एनर्जी होती है, तो माइनस PE होती है, निगेटिव में होती है, और मैक्सिमम कितनी होती है PE प्लस की PE। ठीक है, 0 मिनिमम नहीं है। ठीक है, बच्चे कभी कभी समझ बैठते हैं कि ये मिनिमम नहीं है, मिनिमम तो 0 से भी छोटा हो सकता है ना। तो 0 से छोटा क्या है, देखिए माइनस PE। तो मिनिमम हमारे पास तब होगा जब हमने इस इलेक्ट्रिक डाइपोल को घुमाया नहीं है, स्टार्ट ही नहीं किया घुमाना, तब इसके पास जो एनर्जी होगी वो मिनिमम होगी और वो होगी माइनस का PE। ठीक है, तो ये हमारा हो गया इलेक्ट्रिक डाइपोल के पास कितनी पोटेंशियल एनर्जी होती है, उसका छोटा सा एक डेरिवेशन जिसको आप याद रखेंगे। इसके न्यूमेरिकल आप लोग खुद भी कर सकते हैं, डायरेक्ट फार्मूला यूज़ करना है और कुछ नहीं करना है। जैसे हमने अभी पीछे पढ़ाया आपको पोटेंशियल एनर्जी, तो पोटेंशियल एनर्जी में जो हमारा सीधे फार्मूला बना है ये वाला, ये फार्मूला बना है,
ये 2 पॉइंट चार्जेस वाला बना है, तो आप सीधे फार्मूला आप लगा सकते हैं, आपका क्वेश्चन आराम से हो जाएगा, इसमें कुछ अलग से नहीं करना। ठीक है, तो इसमें न्यूमेरिकल में कुछ ऐसा नहीं है कि स्पेशली अलग से बताया जाए, इसलिए अगर मौका मिलेगा, टाइम मिलेगा तो बता भी देंगे, आगे एक आध करा देंगे, वरना फिर इतना काफ़ी है। ठीक है, तो आज की क्लास के लिए इतना रखते हैं, बाकी की क्लास के लिए आगे देखेंगे। ओके, थैंक यू।